हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था गढ़वाल का परमार राजवंश। इस वीडियो सीरीज में अभी तक हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमने पृथ्वीपति शाह तक के जो परमार राजा हैं उनको कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप इसके थ्रू उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो कि पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, लेखपाल इनकी तैयारी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप जो अभी अगर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करते हैं तो उसमें स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो आप उन स्पेशल ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है गढ़वाल का परमार राजवंश का पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे फतेह शाह के बारे में, जो कि गढ़वाल का पंवार वंश का 49वां राजा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो 1664 से 1716 तक फतेह शाह का शासनकाल रहा है। फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल के परमार वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वीपति शाह हैं उनके पौत्र हैं, मतलब उनके पोते हैं फतेह शाह। तो पृथ्वीपति शाह ने अपने जीवित रहते रहते ही फतेह शाह का राज्याभिषेक कर दिया था। तो राज्याभिषेक किया था फतेह शाह का 1664 ईस्वी में। और जिस समय फतेहपति शाह का राज्याभिषेक होता है उस समय फतेहपति शाह अल्पायु होते हैं, तो पृथ्वीपति शाह ही इनका संरक्षक का कार्यभार संभालते हैं। और 1668 में जब पृथ्वीपति शाह की मृत्यु होती है, तो 1668 से पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद जो राजमाता कटौची हैं इनकी संरक्षिका बनती है। याद रखिएगा, फतेह शाह की संरक्षिका का कार्य कौन करती है? राजमाता कटौची। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का कार्य किया था रानी कर्णावती ने। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें फतेह शाह के समकालीन शासकों की, तो पहले आते हैं मुगल शासक, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो लगभग हम मान सकते हैं 50 वर्ष के करीब इन्होंने शासनकाल इनका चला है। तो इसमें 4 मुगल शासक आए थे। तो सबसे प्रमुख तो थे औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? 1658 से 1707 तक इन्होंने शासन किया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक, जहांगीर शाह 1712 से 13 तक और फर्रुख शेर 1713 से 19। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश है वो कमजोर पड़ गया। उसके बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिशों का उदय होना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैंने सबके ही शासनकाल लिखे हैं ताकि आपको अगर कोई भी चीज अगर याद आती है, जैसे दुगोली का युद्ध हमें पता है कि किसके बीच हुआ, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह, तो हम गैस कैसे करेंगे? इन्हीं समकालीन शासकों से आप इजीली गैस कर सकते हैं, इसलिए मैंने सबके सन लिखे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें चंद शासकों की, तो चंद शासकों में जो सबसे पहला चंद शासक है फतेह शाह के समकालीन बाज बहादुर चंद, जिनका शासनकाल 1638 से 78 तक चला था। उसके बाद आए उद्योग चंद 1678 से 98 तक इनका शासनकाल है। फिर ज्ञानचंद सेकिन 98 से 1708 तक, और लास्ट में जगत चंद 1708 से 1720। अभी हम देखेंगे कि जो फतेहपति शाह है उन्होंने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, तो उसमें इन शासकों का, चंद शासकों के साथ ये युद्ध लड़े गए थे, तो उसमें इन चंद शासकों का जिक्र होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आगे की, तो फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल, जो पंवार वंश का स्वर्णकाल है, इनके शासनकाल को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका रही पूरिया नैथानी की। याद रखिएगा, पूरिया नैथानी जो फतेह शाह है उनके प्रमुख सेनापति हैं या मंत्री हैं आप कह सकते हैं। तो पूरिया नैथानी, जिनका मूल नाम है पूरनमल। ठीक है दोस्तों, वास्तविक नाम इनका पूरनमल है, इनको पूरिया नैथानी के नाम से जाना जाता है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है
जो फतेह शाह के शासनकाल को परमार वंश का स्वर्णकाल बनाने में। अपूर्या नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो मराठा साम्राज्य है उसमें नाना फडणवीस की भूमिका ठीक उसी प्रकार रही है जिस प्रकार से चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य की भूमिका रही है। इसीलिए गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? पूर्या नैथानी को कहा जाता है। और गढ़वाल का नाना फडणवीस पूर्या नैथानी को कहा है भक्त दर्शन ने। याद रखिएगा, मुख्य पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि भक्त दर्शन ने गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप ध्यान रखिएगा पूर्या नैथानी को उन्होंने गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो जो फतेह शाह है, फतेह शाह ने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया था। देखिए आप इनका शासनकाल ही देख सकते हैं कि लगभग 50 साल तक इन्होंने शासन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने लंबे समय तक कोई भी राजा अगर शासन कर पाया तो बहुत शक्तिशाली राजा रहा होगा, और शक्तिशाली है तो अपने राज्य को भी एक्सपेंड करते रहा है समय समय पे। तो 1685 में जो सिरमौर पर, सिरमौर वर्तमान का हिमाचल प्रदेश आप समझ सकते हैं, सिरमौर पर फतेह शाह ने आक्रमण किया और सिरमौर के वैराटगढ़ और कालसीगढ़ को जीत लिया। इसके साथ साथ पोंडा और जौनसार क्षेत्र भी फतेह शाह के अंदर आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो फतेह शाह के राज्याधिकार के अंदर वैराटगढ़, कालसीगढ़, जौनसार क्षेत्र और पोंडा का ये भाग भी आ गए थे। और याद रखिएगा उस समय सिरमौर नरेश कौन रहे हैं? तो सिरमौर नरेश रहे हैं राजा रुद्र प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि राजा रुद्र प्रकाश भी किसके समकालीन हैं? फतेह शाह के। उसके बाद जो फतेह शाह है इन्होंने दापा पर आक्रमण किया, जिसे हम आज के समय में तिब्बत कहते हैं। तो दापा पे आक्रमण कर दापा के भी क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया, और दापा विहार में आज भी फतेह शाह की बंदूक, तलवार, कवच, टोपी आदि चीजें संभाल के म्यूजियम के तौर पे रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो बंदूक, तलवार, कवच, टोपी कहाँ रखी गई है? फतेह शाह की दापा विहार में। ये कहाँ मिलेगा हमें? तिब्बत में दापा विहार, ये बौद्ध मंदिर है वहां के, वहां रखी गई। उसके बाद 1685 में ही सिरमौर नरेश ने क्या किया? अब ये सिरमौर नरेश जो थे ये फतेह शाह से पराजित हो गए थे, तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया और पोंटा में दुर्ग निर्माण के लिए भूमि दान दी। ठीक है दोस्तों, तो सिरमौर नरेश गुरु गोविंद सिंह को बुलाते हैं पोंटा में, और वहां पर को दुर्ग बनाने के लिए जमीन को दान दे देते हैं। उसके बाद भंगाड़ी का युद्ध होता है। भंगाड़ी का युद्ध हुआ था 1689 में, 1689 में। किसके बीच ये हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। कहां हुआ था? पोंटा में। उसके बाद आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, गुरु गोविंद सिंह की जीवनी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? विचित्र नाटक। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विचित्र नाटक किसने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुरु गोविंद सिंह की जीवनी है। उसके बाद हम बात करें तो 12 वर्षीय युद्ध चला था फतेह शाह और चंद शासकों के मध्य। और इसमें जो चंद शासक थे, पहले थे उद्योग चंद। ठीक है दोस्तों, उद्योग चंद, ज्ञान चंद सेकंड और जगत चंद। बाज बहादुर चंद का नाम नहीं आएगा। उद्योग चंद, ज्ञान चंद सेकंड और जगत चंद। ठीक है दोस्तों, ज्ञानचंद द्वितीय ही वह शासक है जो गढ़वाल से नंदा देवी की प्रतिमा अल्मोड़ा अर्थात कुमाऊं में ले आया था, और अल्मोड़ा में इन्होंने नंदा देवी की प्रतिमा की स्थापना की। आयोग ने बार-बार इस क्वेश्चन को पूछा है अलग अलग तरीके से, तो याद रखिएगा गढ़वाल से नंदा देवी की प्रतिमा कौन सा चंद शासक लेके आया था? तो ये थे ज्ञानचंद सेकंड। और कहां लेके आए थे? ये अल्मोड़ा लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मंदिर है वहां जिस प्रतिमा का स्थापित किया गया वो किया गया ज्ञानचंद सेकंड के द्वारा। अब अगर बात करें 1678 की, तो उद्योग चंद, ठीक है दोस्तों, तो ये जो उद्योग चंद है इसने बधानगढ़ को जीत लिया। जो गढ़वाल जो कि फतेहपति शाह के अंतर्गत आता था, बधानगढ़, इसको उद्योग चंद के द्वारा जीता गया। लेकिन इस युद्ध में हुआ क्या? जो उद्योग चंद हैं इनके सेनापति मेसी साहू की, जो मेसी साहू है वो वीर गति को प्राप्त हुए।
याद रखिएगा बेसी साहू किसके सेनापति हैं? उद्योतचंद के। देखिए दोस्तों, हम छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको बना के देते हैं, ठीक है, एक नोट्स की फॉर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वैसे तो नोट्स खुद बनाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए नोट्स तो अवेलेबल सब जगह हो जाते हैं, बुक्स सबके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन है, बहुत सारे माध्यम है। लेकिन जब हम नोट्स खुद बनाते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं, और जो ये नोट्स हैं ये हमें पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए आप वीडियो को देखिए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको रिवीजन में क्या मिले, आसानी मिले। ठीक है दोस्तों, और आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1679 में उद्योतचंद ने क्या किया? पुनगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, तो दो जगह आक्रमण कर रखा है, एक तो बधानगढ़ को जीता उद्योतचंद ने, दूसरा पुनगढ़ पर आक्रमण किया और श्रीनगर को लूटा। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर की लूट की थी उद्योतचंद ने। उसके बाद अब जो फतेह शाह है ये चंद शासकों से बहुत ही परेशान रहे, क्योंकि ये लगातार उन पर आक्रमण करते रहते थे। तो फतेह शाह ने क्या किया? जो डोटी के राजा थे देवपाल, इनके साथ संधि कर ली ताकि ये चंदों पे नकेल कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो नेपाल से सटता हुआ लगता है, जिसमें कि डोटी साम्राज्य जो था उस समय पे विस्तृत तौर पे फैला हुआ था। तो डोटी के राजा देवपाल से संधि की किसने? फतेह शाह ने। तो देवपाल भी किसके समकालीन हो जाएंगे? फतेह शाह के। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त 1692 में सहारनपुर पर आक्रमण किया गया फतेह शाह के द्वारा, और जिसमें इन्होंने जगत सिंह को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो सहारनपुर पर फतेह शाह ने कब आक्रमण किया? 1692 में। उसके अतिरिक्त 1703 में दुघौली का युद्ध होता है, किस किस के मध्य? ज्ञानचंद सेकंड और फतेह शाह के मध्य। सॉरी। तो दुघौली का युद्ध ज्ञानचंद सेकंड और फतेह शाह के मध्य हुआ, जिसमें फतेह शाह पराजित हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1709 में सॉरी 1709 में जगतचंद ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, ज्ञानचंद सेकंड के बाद जो चंद्रवंश की सत्ता को संभालते हैं वो है जगतचंद, और जगतचंद ने 1709 में श्रीनगर पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं पर किसने आक्रमण किया होगा? तो कुमाऊं पर आक्रमण किया गया फतेह शाह के द्वारा, और जो हम बैजनाथ, जो कि बागेश्वर के पास पड़ता है, तो बैजनाथ तक का अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया। याद रखिएगा कि फतेह शाह ने 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और बैजनाथ तक अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया, और इसमें इन्होंने कत्यूरियों का गढ़सार गांव था, इसको बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे दिया। याद रखिएगा, कत्यूरियों का गढ़सार गांव या गढ़सार गांव को बद्रीनाथ मंदिर को दान में किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया फतेह शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसी विजय के उपलक्ष्य में ये फतेह शाह ने ये कार्य किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फतेह शाह ने द्वेदौरा परगने में फतेहपुर नामक, याद रखिएगा द्वेदौरा परगने में फतेहपुर नामक शहर बसाया। द्वेदौरा परगना आपको देहरादून के पास मिलेगा। तो द्वेदौरा परगने में फतेहपुर नामक शहर बसाया, और इसका उल्लेख हमें मिलता है जीआरसी विलियमसन ने एक पुस्तक लिखी है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। तो जीआरसी विलियम्स की पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून में हमें जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है कि फतेह शाह ने द्वेदौरा परगने में फतेहपुर शहर बसाया था। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फतेह शाह अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह विद्या और कला का संरक्षक रहा है, तभी इनके काल को परमार वंश का स्वर्णिम काल कहा है। तो ठीक अकबर और चंद्रगुप्त की भांति इनके दरबार में भी 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो फतेह शाह के जो 9 रत्न हैं वो हैं सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम दसमाना। याद रखिएगा, मैं जिन जिन का नाम बोल रहा हूं आप उनको नोट करते हुए चलिए, ये फतेह शाह के 9 रत्न हैं। तो सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम दसमाना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदौला,
कीर्तिराम कनकौला और हरिदत्त थपलियाल। तो ये सभी जो फतेह शाह हैं उनके 9 रत्न रहे। उसके अतिरिक्त जो इनके दरबार में अन्य विद्वान थे, इनकी कुछ रचनाएं भी मैंने लिखी है। तो पहले है जटाधर मिश्र, जिनको जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी रचना है फतेह शाह करण ग्रंथ। याद रखिएगा, फतेह शाह करण ग्रंथ जटाधर मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें फतेह शाह का जो जानकारी मिलती है हमें फतेह शाह के काल की इस ग्रंथ से भी मिलती है। उसके अलावा मतीराम ने वृत्त कौमुदी लिखी है, जिसमें फतेहपति शाह की तुलना इन्होंने शिवाजी से की है। याद रखिएगा, वृत्त कौमुदी के रचनाकार है मतीराम। उसके अलावा छंदसार संग्रह भी लिखा गया है मतीराम के द्वारा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, रतन कवि श्री क्षेमराम। ठीक है दोस्तों, तो रतन कवि श्री क्षेमराम ने फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उद्दंडों को दंड देने वाला बताया गया है। तो फतेह प्रकाश रतन कवि श्री क्षेमराम के द्वारा लिखा गया है। उसके अतिरिक्त सुखदेव मिश्र, जिन्होंने वृत्त विचार ग्रंथ लिखा है। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि फतेह शाह के कार्यकाल में लिखे गए थे अनेक विद्वानों के द्वारा, जो कि उनके दरबार में रहते थे। तो आप इन सभी को नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दोस्तों नोट्स आप स्वयं से बनाइए। मैं आपको यही सजेशन करूंगा, क्योंकि नोट्स बनाने से ही आपको ये सब चीजें क्या होंगी, एक जगह पे व्यवस्थित मिलेंगी और आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि फतेह शाह के बारे में अन्य क्या क्या बिंदु और हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी वीडियो कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो बहुत मिनिमम कॉस्ट में हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे, सभी कुछ अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारे वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं आप चाहें तो। और अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिक्र हुआ था किसका, ये मतीराम जी का। तो मतीराम भूषण कवि और नीलकंठ। याद रखिएगा, मतीराम भूषण कवि और नीलकंठ, ये 3 विद्वान हैं या लेखक कह सकते हैं हम। ये सभी जो फतेह शाह है इनकी प्रशंसा सुन के जो हमारे गढ़ राज्य है उसकी यात्रा में आए थे। तो गढ़वाल के फतेह शाह है, इनकी प्रशंसा ये कह सकते हैं कि इनकी ख्याति सुनकर मतीराम भूषण कवि और नीलकंठ गढ़ राज्य की यात्रा में आए थे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम आगे की बात करें तो इनके द्वारा बताया गया है, जब इन्होंने गढ़ राज्य की यात्रा की तो फतेह शाह के जो शासनकाल है इसमें घरों में तालों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो फतेह शाह का इतना स्वर्णिम काल था कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो जो मतीराम हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है रसराज ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, रसराज ग्रंथ, और इस ग्रंथ को समर्पित किया है मंगत राम जी को। ठीक है दोस्तों, और मंगत राम जी को ये समर्पित किया। मंगत राम कौन है, ये हैं फतेह शाह के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ ये मौला राम के वंशज भी हैं। ठीक है दोस्तों, जो मंगत राम है इन्हीं के वंशज मिलेंगे, मतलब ये शायद मौला राम इनके परपोते हैं, तो मंगत राम ही हैं मौला राम जी के वंशज। ठीक है दोस्तों, तो रसराज ग्रंथ मतीराम जी के द्वारा लिखा गया है, और रसराज ग्रंथ में जो है इस ग्रंथ को समर्पित किया गया है मंगत राम जी को। मंगत राम जी फतेहपति शाह के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे को बात करें तो सिख गुरु राम राय। ठीक है दोस्तों, सिख गुरु राम राय भी सिख गुरु राम राय को किसके द्वारा शरण दी गई थी, तो सिख गुरु राम राय को
फतेह शाह के द्वारा अपने दरबार में शरण दी गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो फतेह शाह हैं, इन्होंने जो गुरु राम राय हैं उन्हें देहरादून में गुरुद्वारा निर्माण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जगह दी थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं खड़गुड़ा, राजपुरा, चमसाली, अन्य अन्य क्षेत्रों में जो गुरु राम राय है इन्होंने गुरुद्वारों का निर्माण किया और गुरुद्वारों के निर्माण के लिए भूमि किसके द्वारा दान दी गई? फतेह शाह के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा कि सिख गुरु राम राय तो किस वर्ष श्रीनगर आए थे? तो ये श्रीनगर आए थे 1675 में। तो 1675 में सिख गुरु राम राय श्रीनगर आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर कब आए? 1675 में, 1675 में। उसके अलावा 1699 में ये देहरादून आए थे। ठीक है दोस्तों, अभी इन्होंने, अब ऐसा भी है देहरादून का नाम इनके नाम पे भी है कि कहते हैं कि जो गुरु राम राय उन्होंने देहरादून के पास अपना डेरा डाला था तो उस समय उसको डेराडून बोला जाता था, बाद में इसका नाम देहरादून हो गया। तो याद रखिएगा, तो सिख जो गुरु राम राय हैं इनको जो गुरुद्वारा निर्माण के लिए भूमि दान दी गई वो या गांव को दान दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? फतेह शाह के द्वारा। और याद रखिएगा 1675 सॉरी दोस्तों, तो 1675 में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे और 1699 में ये देहरादून आए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें, एक हमें दान पात्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मंगसीर दान पात्र। ठीक है दोस्तों, अब मंगसीर दान पात्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो मंगसीर दान पात्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि 1667 ईस्वी से पूर्व ही फतेह शाह का राज्याभिषेक हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो जो हम कह रहे हैं कि फतेह शाह 1664 में राजा बने तो उस समय अल्पायु थे, लेकिन राज्याभिषेक इनका 1664 में हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इसी मंगसीर दान पात्र से हमें फतेह शाह के 1667 से पूर्व ही राजा बनने की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो मंगसीर दान पात्र है इससे हमें पृथ्वीपति शाह की मुद्रा भी प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो पृथ्वीपति शाह की मुद्रा किस दान पात्र से प्राप्त हुई है? तो ये मंगसीर दान पात्र से पृथ्वीपति शाह की राज मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। अब अगर हम बात करें फतेह शाह के मंत्री, जो इनके प्रमुख मंत्री रहे, तो फतेह शाह के जो प्रमुख मंत्री हैं, एक तो हमें पता ही है कौन है, पूरिया नैथानी। ठीक है दोस्तों, जिनका मुख्य नाम है पूरनमल, और दूसरे हैं शंकर दत्त डोभाल। ठीक है दोस्तों, शंकर दत्त डोभाल। तो ये जो फतेह शाह हैं इनके मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पूरिया नैथानी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य या गढ़वाल का नाना फडणवीस। तो ये दो इनके प्रमुख मंत्री रहे जिन्होंने फतेह शाह को समय समय पे बहुत सारे षड्यंत्रों से भी बचाया और राज्य विस्तार में भी इनकी मदद की, जिससे कि फतेह शाह का शासनकाल क्या बन पाया? परमार वंश का स्वर्ण काल बन पाया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फतेह शाह हैं वो नाथ पंथ के अनुयायी हैं। कौन से? तो नाथ पंथ के क्या रहे हैं? अनुयायी हैं फतेह शाह। तो नाथ पंथ को मानते थे फतेह शाह, तो नाथ पंथ के अनुयायी बताया गया है फतेह शाह को। और नाथ पंथ के बालक नाथ योगी, जो फतेह शाह हैं नाथ पंथ के बालक नाथ योगी या जिन्हें बाल योगी भी कहा जाता है, इनके समकालीन माना जाता है। तो बालक नाथ योगी जो कि नाथ पंथ के तो नाथ पंथ के बालक नाथ योगी जो हैं इनके समकालीन हमें बालकनाथ योगी के समकालीन है फतेह शाह, और इसकी जानकारी मिलती है 1668 में प्राप्त हमें ताम्र पत्र से। ठीक है दोस्तों, तो याद ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बालकनाथ योगी के समकालीन कौन है? तो ये है फतेह शाह। उसके अलावा जो मौलाराम है उन्होंने फतेह शाह को प्रीतम शाह कहा है। ठीक है दोस्तों,
तो मौला राम ने फतेह शाह को क्या कहा है? प्रीतम शाह कहा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, तो याद रखिएगा। तो मौला राम है, उन्होंने फतेह शाह को प्रीतम शाह कहा है। उसके अलावा फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा, अष्टकोण रजत मुद्रा भी जारी की। या इनकी मुद्राएं कैसी थी? अष्टकोण रजत मुद्रा, चांदी का सिक्का था 8 कोनों वाला। ठीक है दोस्तों, तो अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की गई थी फतेह शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा फतेह शाह का जिस प्रकार से शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का घोड़े में बैठा हुआ चित्र आप देखते हैं, ठीक है दोस्तों, जहां भी आप शिवाजी की मूर्ति चित्र देखते होंगे या गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति या चित्र देखते होंगे, तो वहां पर को देखते होंगे उन्हें घोड़े में बैठा हुआ दिखाया गया। ठीक उसी प्रकार फतेह शाह का भी हमें घोड़े में बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसमें उनकी उम्र 33 वर्ष बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो किस परमार शासक का घोड़े में बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये हैं फतेह शाह। ठीक है, अब आगे को बढ़े तो फतेह शाह वह शासक हैं जिसके समय में गढ़वाल और मुगलों के सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तो मुगलों के साथ जो फतेह शाह है उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमने इतना कुछ पढ़ा फतेह शाह के बारे में, आपने कहीं पर को भी नहीं देखा होगा किसी भी मुगल ने फतेह शाह पे आक्रमण किया। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि फतेह शाह ने मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब जो सूरी गौरापति, ठीक है दोस्तों, एक नाम और याद रखिएगा, सूरी गौरापति, ये फतेह शाह के दरबार के ज्योतिष थे। तो फतेह शाह के दरबार में ज्योतिष कौन थे? ये हैं सूरी गौरापति। कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो हम लास्ट में कवर कर लेते हैं। तो सूरी गौरापति फतेह शाह के दरबार में ज्योतिषी के पद पर थे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें तो 1716 में फतेह शाह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और फतेह शाह की मृत्यु के बाद इनका बड़ा पुत्र उपेंद्र शाह राजगद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा, फतेह शाह के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है 50वां शासक, वो कौन है? उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह बैठेगा फतेह शाह की राजगद्दी पर। उसके इसकी जानकारी हमें मिलती है बिंदाकोट के ताम्रपत्र से। तो बिंदाकोट के ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि 1617 में फतेह शाह की मृत्यु होती है। और फतेह शाह की मृत्यु के बाद इनका ज्येष्ठ पुत्र कौन? उपेंद्र शाह राजगद्दी पर बैठता है। उसके अतिरिक्त आप एक नोट बना के एक पॉइंट याद रखिएगा जो कि गुरु राम राय के ही नाम से जुड़ा हुआ है। तो 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ये देहरादून में हुई थी। तो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और गुरु राम राय की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पंजाब कौर ने चेला प्रथा को आगे बढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, चेला प्रथा को जारी रखा था गुरु राम राय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पंजाब कौर ने, और इस एजुकेशन मिशन को आगे बढ़ाया था। और अभी भी गुरु राम राय, जिसे हम SGRR के नाम से जानते हैं, इनके मेडिकल कॉलेज, स्कूल्स, बहुत सारे ये सब चीजें राज्य के अलग अलग भागों में या देश के भिन्न भिन्न भागों में चल रही हैं। आप देहरादून जाएंगे तो वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई थी 1952 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स के लिए फतेह शाह से संबंधित। तो अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर पेपर में फतेह शाह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बार बार आप रिवाइज करते जाइए। या आपके वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, कोई भी एग्जाम उत्तराखंड का होता है उसमें सभी एग्जामों में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और इस वीडियो सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बस दोस्तों, अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो इस वीडियो कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताइए और एप्लीकेशन को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप अगर किसी भी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो अगर आपने नहीं किया है तो आप उसमें भी हमें किसी भी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।